प्रिय दोस्तों, मैं केआर सर स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको सेकंड ग्रेड के बारे में कुछ कॉलेज के सिलेबस की चर्चा करी थी। 12th का मैं सिलेबस की चर्चा आज कर नहीं रहा हूं। मैं तो मेरी इच्छा हो गई कि बच्चों को एक प्रश्न करवा देता हूं। अब रही बात के प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहली चीज तो आपको ये बता देता हूं मैं कि सेकंड ग्रेड का जो फॉर्म भर चुके बच्चे उनका एग्जाम सितंबर में है। मैं क्या बता रहा हूं कि ये चीजें तो आपको पता ही है। उसके लिए मैं जब जब मेरे को टाइम मिलेगा तो सप्ताह में 3 या 4 सवाल आपको करवा दूंगा। उसका कारण है कि प्रिय विद्यार्थियों कि 1385 पदों की जो भर्ती है उनका सिलेबस भी मैं स्टेप बाय स्टेप चालू करने वाला हूं। अभी आपको सितंबर में जो एग्जाम होगा उसके बारे में ही मैं प्रश्न बताऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा कि मतलब तैयारी का अंतिम पड़ाव। इसका मतलब मैं जो प्रश्न बताऊंगा वो 100% आ जाएगा। अब रही बात कि आप मतलब किसी के भी नोट्स पढ़ लो, कोई सी किताबें पढ़ लो, सेकेंडरी और सीनियर लेवल के 20 सवाल से ज्यादा हूबहू सवाल कभी नहीं मिल सकते हैं। आप मतलब 2013 का पेपर उठा लीजिए, 10 का उठा लीजिए, 11 का उठा लीजिए, 16 का उठा लीजिए और 18 का उठा लीजिए, 22 का उठा लीजिए। कुछ बच्चे कमेंट करके बताते हैं कि साहब ग्रेजुएशन ज्यादा आती है, 12th ज्यादा आती है। ये तो आरपीएससी का सिलेबस है, मैं तो उसके अकॉर्डिंग बताया है। चाहे ग्रेजुएशन ज्यादा आए चाहे सेकेंडरी लेवल ज्यादा आए, अपन को पढ़ने से मतलब है। ग्रेजुएशन का पार्ट थोड़ा इजी होता है और सेकेंडरी और सीनियर लेवल का पार्ट थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि ग्रेजुएशन के प्रश्न हूबहू आते हैं और सेकेंडरी और सीनियर के प्रश्न हूबहू नहीं आते, थोड़े चेंजेस किया जाता है। मैं टाइम वेस्टेड नहीं करते हुए आपको एक प्रश्न करवाने जा रहा हूं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न ऐसा कराऊंगा, लिखवाऊंगा आपको कुछ भी नहीं। जो मैं बोलूंगा वो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं लिखने अभी बैठ जाऊंगा। सेकंड ग्रेड का सिलेबस करवाने के लिए कम से कम मुझे 250 घंटे की आवश्यकता होती है, और रोजाना मैं यदि 2 घंटे भी पढ़ाऊं तो भी मुझे 125 दिन लग जाएंगे। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, रही बात जो 1385 पदों की तैयारी करेंगे उन बच्चों को कंप्लीट सिलेबस सेकंड ग्रेड का मैं निःशुल्क करवाऊंगा। तो आपको उस सिलेबस के लिए तो घबराने की आवश्यकता ही नहीं। अपन स्टेप बाय स्टेप कराएंगे। स्टेप बाय स्टेप का मतलब जैसे मैंने कैलकुलस ले ली तो कैलकुलस कंप्लीट करवाऊंगा, एलजेब्रा ले ली तो एलजेब्रा कराऊंगा। जैसे पहला है अपन के नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति ले ली तो संख्या पद्धति, समतली ज्यामिति 10th का है। उसके बाद बीजगणित है, सरफेस एरिया और क्षेत्रफल है। उसके बाद आपकी कैलकुलस है, उसमें समाकलन अवकलन है। कैलकुलस के बाद में आपकी क्या आ गई, 2D आ गई। 2D में 2 पार्ट दे रखे। उसके बाद के आपके स्टेटिस है, माध्य, माध्यिका, दशमक परास, शतमक परास, ये चीजें। उसके बाद वेक्टर कैलकुलस। ये तो 12th के 10वीं लेवल और 12वीं लेवल के सिलेबस के बारे में छोटी छोटी जानकारी दी। तो मैं मतलब इस टारगेट को कर रहा हूं बेटा, तैयारी का अंतिम पड़ाव। मैं अंतिम पड़ाव का मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए एक प्रश्न सिखाऊंगा। आप सभी जानते हो कि तैयारी का अंतिम पड़ाव का मतलब मैं बताऊंगा कि ऐसे पढ़ ले, ऐसे पढ़ ले, वो पढ़ ले। भाई और बहनों का मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं भाई और बहनों क्यों बोल रहा हूं। कि भाई और बहनों का मतलब होता है कि भाषण देने के लिए किसी नोट्स की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या सच है, पढ़ोगे कि तो किसी नोट्स पीपीटी किसी की आवश्यकता नहीं होगी।
केवल माइंड लेके आऊंगा और आपको एक एक चीज बोर्ड पे माइंड से लिखाऊंगा, न कि मैं, और आपको हाथ से नोट्स बनाने हैं, न कि लिखे हुए किताबों के पढ़ने हैं। क्योंकि किताबों के पढ़ोगे तो 20 सवाल से ज्यादा आपके कभी मिलेंगे नहीं। तो प्रिय दोस्तों, एक सवाल अपन करवाने को जा रहे हैं, तो वो सवाल है मेरा इस प्रकार से है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 1, ये एक ही प्रश्न लिखूंगा मैं और उसी को ही आपको करना है। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष, सपोज करो कुछ भी दे सकता हूं, 1 2 3 7 और 0 -5 है। क्या क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु, जैसे 5 7 2 -11 3 0 देकर क्या क्या, ये तो एग्जाम्पल लिए हुए, क्या क्या पूछ सकता है? त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के समीकरण x y बराबर 0, x + y बराबर 2 से देकर क्या क्या पूछ सकता है? क्या क्या पूछ सकता है? चौथा पॉइंट, त्रिभुज के लंब केंद्र परिकेंद्र देकर क्या 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 पूछेगा? प्रिय विद्यार्थियों, अपन का प्रश्न है त्रिभुज से है। इसका जो प्रश्न मैंने लिखा है, इस प्रश्न में से 2 प्रश्न क्वेश्चन 100% आएंगे। अब आप कहोगे कि गुरुजी कैसे आएंगे? प्रिय विद्यार्थियों, अब इनको देख करके क्या क्या पूछ सकता है? तो प्रिय विद्यार्थियों के पहले तो अपन को पूछ सकता है, पहले देखो क्या पूछ सकता है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल पूछ सकता है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल पूछ सकता है। दूसरी चीज क्या पूछ सकता है? त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं पूछ सकता है। तीसरी चीज, त्रिभुज एबीसी का अंत्य केंद्र, केंद्र, लंब केंद्र पूछ सकता है। चौथी चीज, त्रिभुज की भुजा बीसी पर लंब रेखा का समीकरण पूछ सकता है। पांचवी चीज, त्रिभुज एबीसी में कोण ए की समद्विभाजक
रेखा की समीकरण या लंबाई पूछ सकता है। छठी चीज, शीर्ष ए से बीसी पर डाले गए लंब की लंबाई पूछ सकता है। सातवां चीज, परिवर्त तथा अंत्यवर्त की त्रिज्याएं और उनके क्षेत्रफल। प्रिय विद्यार्थियों, आपको प्रश्न दे सकता है। अब आ जाइए अपन के पढ़ाई की चीज पे। ये तो क्या कि मैंने लिखा है, देखो बेटा, कि सेकंड ग्रेड जैसी तैयारी कर रहे हो आप, तो मेरा मानना है, मैं मानता हूं आपको छोटा मोटा ज्ञान प्राप्त है, थोड़ा सा आपको ज्ञान प्राप्त है। माध्यिका क्या होती है, केंद्र क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है, बहिष केंद्र क्या होता है, रेखा की समीकरण क्या होती है, लंब की समीकरण कैसे निकाली जाती है, ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी पता है। अब अपन देखोगे पहली चीज दे रखी है कि पहला प्रश्न दे रखा है, ये देखना कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष आपको दिए हुए हैं। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष दे रखे हैं और आपसे पूछ लिया कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष देख करके कह दिया कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करो या मध्य बिंदु भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। प्रिय दोस्तों, त्रिभुज के शीर्ष देख करके उस त्रिभुज का क्षेत्रफल सेकंड ग्रेड में नहीं पूछ सकते हैं। तो त्रिभुज के शीर्ष देख करके आपको ये कह सकता है कि भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब आपको क्या करना है, प्रश्न देख लिए कि मैं यहां से लिखूंगा त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ये हैं से त्रिभुज एबीसी के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब प्रिय दोस्तों के तुम लोग क्या करते हो, आप लोग उनकी भुजाओं के मध्य बिंदु निकालने बैठते हो और फिर सारणी, ऐसा काम नहीं करना। आपको इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। 1/2 सारणी x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, उसका जो मान आएगा पॉजिटिव कर देंगे। जैसे मान आ गया 40, सपोज करो 40 आ गया, तो अपन का इसका जवाब क्या मिल जाएगा रे, इसका जवाब मिल जाएगा 10, क्योंकि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं संपूर्ण त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 होता है। यदि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 40 प्राप्त हो जाता है तो छोटे भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बना है त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल आपके पास कितना प्राप्त होगा, उसका चौथाई कर देंगे तो 10। ये अपना काम हो गया। अब देखो बेटा के त्रिभुज एबीसी के आपको शीर्ष दिए हुए हैं। सेकंड पे चले जाइए। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष दिए हुए हैं, आपसे कह देंगे कि उसकी माध्यिका एडी ज्ञात कीजिए या एडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न आता है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ये दिए हुए हैं,
ए से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई एवं समीकरण है, तब प्रिय दोस्तों आपको ये काम करना है कि हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है। तो प्रिय दोस्तों के त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो देखो कि ये अपन को शीर्ष दे रखे हैं और अपन को ए से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई फाइंड करनी है। तो प्रिय दोस्तों के हम ये मध्य बिंदु निकालेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे, निकाल लिया मध्य बिंदु। अब आपको इसकी लंबाई निकालनी है, तो आप 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो, दो बिंदु के मध्य की दूरी निकाल के लंबाई निकाल सकते हो। यदि आपसे इसका समीकरण भी पूछा है, तो आपसे समीकरण पूछा है प्रिय दोस्तों, तो आप y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 और बटा x2 माइनस x1 और x माइनस, मतलब इस सूत्र से समीकरण निकाल सकते हो, x माइनस x1। तो प्रिय दोस्तों के अपन को त्रिभुज के शीर्ष ये दिए हुए, अपन को क्या निकालना था, माध्यिका की लंबाई निकालनी थी। तो अपन को पहले माध्यिका क्या होती है कि त्रिभुज में किसी भी भुजा का मध्य बिंदु को सामने के शीर्ष से मिलाने वाली रेखा माध्यिका होती है। तो हम डी फाइंड कर लेते हैं और डी फाइंड करने के बाद अपन दूरी सूत्र लगा देते हैं। अब रही बात के प्रिय विद्यार्थियों के आपके दिमाग में आया होगा कि टाइम की बचत कैसे करें। तो प्रिय विद्यार्थियों यदि आपसे पूछा है एडी की इक्वेशन, क्या पूछी है, एडी की इक्वेशन, तो प्रिय विद्यार्थियों एडी की समीकरण के लिए आप ऑब्जेक्ट में ये डी बिंदु रख सकते हो। यदि डी बिंदु आपका रखने पर सभी में रखना है, आपकी गणना क्योंकि रेखा ऐसी आती है 3y बराबर 7, आप आराम से डी बिंदु सेटिस्फाई हो रहा है तो चारों बिंदु को रख के देखना है। यदि गलती से दो बिंदु यदि सेटिस्फाई हो रहे हैं फिर मतलब आपको निकालना ही पड़ेगा। तो ये तो टाइम की बचत करनी है। आपको शीर्ष दिए हुए माध्यिका एडी का समीकरण आपसे पूछ लिया है। यदि आपसे समीकरण पूछ लिया है तो आपको प्रिय विद्यार्थियों क्या करना है वो आप अब समझ गए होंगे। क्या करना पड़ेगा, ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ये निकाल के इसमें रख दोगे, इसमें क्या कि आपकी टाइम की बचत हो जाएगी और आप आराम से प्रश्न को कर सकते हो। अब प्रिय दोस्तों अगला सवाल मैंने दिया था आपके पास, पहले सवाल से अपन क्या क्या करने जा रहे हैं। पहले सवाल से हमने मतलब एबीसी का क्षेत्रफल या इसका क्षेत्रफल निकाला है और माध्यिका की लंबाई भी निकाली है हमने और माध्यिका का समीकरण भी निकाला है। यदि माध्यिका का समीकरण पूछा जाता है तो आप लोगों को क्या करना है, मध्य बिंदु से उस समीकरण को गुजार देना है। अब प्रिय दोस्तों अगला प्रश्न है जो अपन के पास तीसरा है, अंत्य केंद्र त्रिभुज एबीसी का अंत्य केंद्र, केंद्र, लंब केंद्र पूछे तो क्या करना, मतलब पूछ सकता है। प्रिय विद्यार्थियों अपन से अंत्य केंद्र पूछ सकता है, केंद्र पूछ सकता है, लंब केंद्र पूछ सकता है। अंत्य केंद्र पूछने के लिए प्रिय विद्यार्थियों आपको सूत्र याद होना चाहिए। अंत्य केंद्र क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c ax1 प्लस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c कोमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो प्रिय विद्यार्थियों आपके एबीसी क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि एबीसी क्या होता है।
बात चल रही थी अंत्य केंद्र। अब इस यहाँ पे आ जाते अपन अगले प्रश्न के लिए बता रहा हूं प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट पे ले लेते हैं, कोई बात नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, ये अपन की बात चल रही थी। अपन को ये क्या कि मैं लिखाऊंगा अभी नहीं भी। प्रिय विद्यार्थियों, ये ध्यान रख लेना, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, आप अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि मैं एक सवाल करने का एक तरीका बता रहा हूं। यदि मैं पढ़ाता तो प्रत्येक सवाल को या मैं लिखवा था कि इससे ये कैसे लाते हैं। तो अपन ने मतलब एक चीज तो बतानी थी कि ये अपन को ट्राइंगल के क्या दिए हुए थे। सपोज करो वो सवाल है कि नहीं है, अपन मर्जी से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे को ये शीर्ष दिए हुए प्रिय विद्यार्थियों, अपन को क्या निकालना, अंत्य केंद्र निकालना है। तो अंत्य केंद्र निकालने के लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये आपका अंत्य केंद्र आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक सम्मुख आप क्या करोगे, ए के सामने की भुजा स्मॉल a हो जाएगी, इसकी लंबाई, बी के सामने की भुजा को b कहते हैं, सी के सामने की भुजा को c कहते हैं। ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, ये x3 y3 हो जाएगा। और आप इस फॉर्मूले से अंत्य केंद्र फाइंड कर सकते हो। अब प्रिय विद्यार्थियों, यदि केंद्र की बात चल जाए तो केंद्र का प्रश्न कोई भी विद्यार्थी शायद सेकंड ग्रेड यदि सिलेक्शन हो रहा है उसका, इतना इजी सवाल पूछा गया है कि शीर्ष दे करके केंद्र है, तो केंद्र के बारे में आप जानते होंगे। ये तो हो गया अंत्य केंद्र, अंत्य केंद्र। अब प्रिय विद्यार्थियों, केंद्र की बात चले तो केंद्र का सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। आपके पास तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं, आप आराम से केंद्र फाइंड कर सकते हो। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, अपन ने वो प्रश्न लिखे थे उनके बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो आपके अंत्य केंद्र आया गया, केंद्र आ गया। अब प्रिय विद्यार्थियों, लंब केंद्र, इसके बारे में प्रिय विद्यार्थियों, लंब केंद्र आपको क्या निकालना, लंब केंद्र निकालना है। लंब केंद्र के लिए क्या करना पड़ेगा, तो प्रिय विद्यार्थियों, जब लंब केंद्र की बात आए, लंब केंद्र, लंब केंद्र, तो आपको क्या करना है, लंब एडी की समीकरण, ये तो हो जाएगी एडी की समीकरण, ये लंबवत है, और ये हो जाएगी बीई की समीकरण। एडी की समीकरण और बीई, लंब बीई की समीकरण है का क्या निकालना है, प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या निकालना दोस्तों, प्रतिच्छेदी बिंदु। तो आपको यदि लंब केंद्र की बात चले तो हम क्या निकालेंगे, एक तो प्रिय विद्यार्थियों ये एडी का समीकरण निकालना पड़ेगा, और बीई का समीकरण, उनका जो प्रतिच्छेदी बिंदु आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास लंब केंद्र आ जाएगा। आगे देखो, तीन चीज क्लियर हो रही है अपन के। अंत्य केंद्र की बात आ गई थी, ये प्रश्न पूछा जाता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और अक्सर ये ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, इसका प्रश्न आएगा तो जो ट्राइंगल के शीर्ष होंगे वो अक्सर समकोण त्रिभुज होंगे। लगभग 80% बता रहा हूं, 20% कुछ भी हो सकता है। त्रिभुज की भुजा बीसी पर लंब का समीकरण, ये बहुत ही वेरी मोस्ट है, और मैं तो ये मानता हूं कि 2025 में ये प्रश्न पूछा जा सकता है।
तो इसके लिए प्रिय विद्यार्थियों के BC पे लंब रेखा का समीकरण कैसे है? तो प्रिय विद्यार्थियों जैसे ये है, ये अपन के क्या कि ट्राइंगल के जो है शीर्ष हमें दिए हुए थे, कुछ भी दे सकता है। अब हमारे को क्या कि BC पे लंबवत वही लंब का समीकरण फाइंड करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि AD की समीकरण गुरुजी कैसे निकालेंगे? तो प्रिय विद्यार्थियों AD की समीकरण निकालने के लिए हमें क्या करना है? फॉर्मूला तो यही लगाना है, y माइनस y1, ये x1 y1 होगा, ध्यान रखना, बराबर m x माइनस x1 से। अब प्रिय विद्यार्थियों ये m कहां से लाएंगे? तो अपन को पता है कि इस रेखा पर ये रेखा क्या है? लंबवत है। लंबवत है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम मतलब m1 गुणा m2 बराबर -1 की कंडीशन लगाएंगे, वहां से m की वैल्यू निकल जाएगी और वो m की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमारे पास किसका समीकरण आ जाएगा? हमारे पास यहाँ से लंब का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। मैं क्रम से बताने के लिए आगे पीछे ले रहा हूँ क्योंकि आप मतलब प्रश्नों को कंफ्यूजन नहीं हो। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों लंब का रेखा का समीकरण की बात आई गई। अब ये चीज देखो कि त्रिभुज ABC में कोण A की समद्विभाजक रेखा का समीकरण है। त्रिभुज ABC में कोण A की समद्विभाजक रेखा का समीकरण, अब मैं एक ही बता रहा हूं, तो यहाँ मतलब बार बार इधर आगे पीछे नहीं करेंगे अपन है। देखो बेटा त्रिभुज ABC के शीर्ष सपोज करो 2 3 5 -6 0 8 ये है। अपन को बेटा के इसमें क्या बताया था? केंद्रक निकालना सीख लिया था। अब ये जैसे त्रिभुज के शीर्ष है आपके पास है और उससे आपको कह दे BC के लंबवत, ये कह रहा है कि ये त्रिभुज के शीर्ष थे, ये क्या थे? त्रिभुज के शीर्ष A B और C। ये कह रहा कि कोण पूछा क्या है? पूछा है कोण A की समद्विभाजक रेखा BC के मान लो किस बिंदु पर मिलती है, किस बिंदु पर मिलती है। मान लो ऐसा भी पूछ सकता है प्रिय विद्यार्थियों कि ये कोण A की समद्विभाजक रेखा है, ये समद्विभाजक का मतलब ये कोण और ये कोण समान है, ये अपन के किस बिंदु पर मिलती है। कोई प्रिय विद्यार्थियों के आपने जो अभी काफी तैयारी करी है और मेरे को लग रहा है 10% विद्यार्थी को दिमाग में आया कि गुरुजी हम ऐसे निकाले पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों जब अपन से ये दे करके ये पूछ लेता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बिंदु होता है, ये बिंदु होता है कौन सा बिंदु? BC के किस बिंदु पर मिलती है? D पर मिलती है। ये इसको AB अनुपात AC में क्या करता है? अंते विभाजित करता है। क्या करता है? अंते विभाजित करता है। जब अपने AB AC की लंबाई यहाँ फाइंड कर देंगे फिर सूत्र लगा देंगे अंत्य विभाजन का जो 10th क्लास में है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 m2, वहां से अपन ये बिंदु निकाल। अब प्रिय विद्यार्थियों के आपके मतलब समद्विभाजक का समीकरण भी पूछ सकते हैं। जब ये आपकी मेरिट यदि 50 के आजू बाजू घूमेगी तो
आपको मतलब इसका समीकरण तक पूछ सकता है। तो त्रिभुज के जब शीर्ष दिए हुए हैं तब अपन को बेटा के ये क्या निकाल सकते हैं, अपन कैसे निकालेंगे, इनका अपन को रेशियो पता होना चाहिए। अब जैसे सपोज करो कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष, प्रिय विद्यार्थियों के सवाल ऐसे ऐसे ला रहा हूं, ये मैं सपोज कर रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, x1 y1 b x2 y2 c x3 y3। अब प्रिय विद्यार्थियों के ये तो प्रश्न है और आपसे ये देख करके क्या पूछ सकता है उसके बारे में देखना है कि आपसे पूछ रहा है अंत्यवर्त की त्रिज्या बताइए या अंत्यवर्त का क्षेत्रफल बताइए। ये चीज प्रिय विद्यार्थियों ए बी सी आपसे क्या पूछा है, अंत्यवर्त की त्रिज्या पूछ ली। क्या पूछ लिया है, अंत्यवर्त की त्रिज्या पूछ रहा है। अब प्रिय विद्यार्थियों अंत्यवर्त की त्रिज्या, अंत्यवर्त की त्रिज्या, अंत्यवर्त की त्रिज्या होती r बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटावा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। प्रिय विद्यार्थियों अंत्यवर्त की त्रिज्या जब पूछी जाती है तो आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा और उसका आधा परिमाप भी निकालना पड़ेगा। तो प्रिय दोस्तों आप ए बी बी सी और इसकी लंबाई निकाल लीजिए और देख लीजिए कि समकोण त्रिभुज है कि कैसा है। अब प्रिय विद्यार्थियों के इसमें भी पूछ लेता हूं परिवर्त की त्रिज्या। ये प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट। परिवर्त की त्रिज्या को कैपिटल आर कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों इसका सूत्र हो जाएगा एबीसी अपॉन 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अपन से क्या पूछ सकता है, ये चीजें पूछ सकता है। और प्रिय विद्यार्थियों के ये भी पूछ सकता है कि त्रिभुज के शीर्ष देकर के पूछ सकता है इसका केंद्र, और आगे दे रखा केंद्र त्रिभुज के शीर्ष देकर के इस रेखा पर स्थित है। जैसे यहां से सवाल करके ये पूछ सकता है, जैसे त्रिभुज एबीसी के शीर्ष सपोज करो x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो तो रेखा सपोज करो यहां दे दिया 3x - 7y बराबर 0 गुजरती है। इसके लिए आपको ऑप्शन दे सकता है कि अंत्य केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक। क्या क्या दे सकता है, त्रिभुज के शीर्ष दे करके हो तो रेखा गुजरती है। फिर आपसे पूछ सकता है लंब केंद्र, परिकेंद्र, ऑप्शन दे रहा हूं, अंत्य केंद्र और केंद्रक। तो आपको प्रिय विद्यार्थियों मेरा मानना है पहले आप सेंटर से गुजार दिए, क्योंकि सेंटर आराम से निकल जाता है। तो आप सेंटर से गुजार लोगे तो आपके प्रश्न आधा हल हो जाएगा। अब प्रिय विद्यार्थियों ये बातें चली थी अपन के त्रिभुज के शीर्ष देकर के 5-7 बातें कैसे निकालते। अब मान लो कि त्रिभुज के शीर्ष नहीं दे करके दूसरा प्रश्न अपन ने किया था कि त्रिभुज के शीर्ष नहीं देके त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु देकर, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु देख करके मैंने बताया था कि क्या पूछ सकते हैं, संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं, संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल, संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं कि नहीं, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु देख करके
संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ सकते हैं, त्रिभुज के शीर्ष भी पूछ सकते हैं, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष। अब आपके दिमाग में आ गया होगा इसके शीर्ष कैसे निकाले जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके निकालने के लिए जैसे ये था, ये x1 y1 मान लिया, ये x2 y2 और ये x3 y3, और मान लो सपोज करो कि मध्य बिंदु क्या है DEF, ये सपोज करो 2 3 5 7 -6 0 सपोज करो। तो आपको क्या करना है कि वही सूत्र लगाना, इनमें मध्य बिंदु का सूत्र लगा के x1 + x2 बराबर कुछ भी आ जाएगा, y1 + y2 बराबर कुछ भी आ जाएगा, x2 + x3 कुछ भी, और उनको सिंप्लीफाई करने के आप क्या कर लोगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 के मान निकालोगे तो शीर्ष आ जाएंगे। जब आप मान लो कि शीर्ष आ गए तो आप पिछले सवाल में किए वैसे हर चीज आप निकाल सकते हो। भुजाओं के समीकरण पूछे तो निकाल सकते हो, लंब केंद्र पूछे तो, सी से ए से गुजरने वाली माध्यिका पूछे तो निकाल सकते हो, बी से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई निकाल सकते हो, बी सी पर मतलब लंब का समीकरण निकाल सकते हो, बी सी पर ए से डाले गए लंब की लंबाई निकाल सकते हो। तो प्रिय दोस्तों, अब मान लो कि तीसरी चीज जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है, तो प्रिय दोस्तों जैसे त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के समीकरण, भुजाओं के समीकरण मान लेते हैं कि भुजाओं के समीकरण एक्स वाई बराबर 0 ये रेखा युग्म है तथा x + y बराबर 1 है। आपको त्रिभुज की भुजाओं के समीकरण दे रखे और ये क्या क्या पूछ रहा है। मान लो पहली चीज आपसे पूछ ली परिकेंद्र, क्या पूछ लिया, परिकेंद्र ज्ञात करो। अब प्रिय दोस्तों एग्जाम में इसका परिकेंद्र कैसे ज्ञात करेंगे, तो जैसे ये अपन का त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पर क्या है y बराबर 0 रेखा का समीकरण x बराबर 0 है और ये लाइन है अपन की x + y बराबर 1 सपोज करो। हमारे को इसका परिकेंद्र निकालना है। तो प्रिय दोस्तों अपन इनको और इनको सरल करेंगे तो ये बिंदु आ जाएगा अपन के 1 0, इनको और इनको हल किया तो ये बिंदु आ गया 0 1, इन दोनों को प्रतिच्छेदी बिंदु आ गया 0 0। अब परिकेंद्र के बारे में अपन को पता होना चाहिए कि परिकेंद्र, ये पहला चीज तो कि त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज दिख रहा है। कौन सा त्रिभुज है, तो प्रिय दोस्तों जो यदि आपके त्रिभुज की भुजाएं ऐसी है तब आपको देखना कि ऐसा नहीं हो कि वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, या अपन के ऐसे भी आ सकता है या भुजाएं आ सकती है। प्रिय दोस्तों ये इजी था, x - 2y + 1 बराबर 0 और x + y बराबर 1 तथा 2x + y बराबर 0। मान लेते हैं कि आपकी भुजाएं इस प्रकार की आ सकती है, x - 2y + 1 बराबर 0, x + y बराबर 1 तथा 2x + y बराबर 0। तो प्रिय दोस्तों के यदि आपके पास भुजाएं ऐसी दे रखी तब भी ये समकोण त्रिभुज है, और यदि भुजाएं ऐसी दे रखी है तब भी वो समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा लंबवत है। तो समकोण त्रिभुज आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो हमारा परिकेंद्र है वो कर्ण का मध्य बिंदु है। परिकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु। इन चीजों को आपको पहले ध्यान रखना है। ये दोस्तों एग्जाम में मतलब वेरी मोस्ट है। आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं देख करके परिकेंद्र भी पूछ सकता है वो, लंब केंद्र भी पूछ सकता है वो,
केंद्रक पूछेगा तो इनका प्रतिच्छेदी बिंदु निकाल लेंगे। प्रिय विद्यार्थियों के ये परिकेंद्र यदि पूछ लेता है तो आपको कर्ण का मध्य बिंदु फाइंड कर देना है। और यदि लंब केंद्र पूछा है तो लंब केंद्र इसका ये हो जाएगा। केंद्रक पूछा है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 के सूत्र से हम केंद्रक फाइंड कर लेंगे। अब प्रिय विद्यार्थियों के आपको मतलब त्रिभुज की भुजाओं के समीकरण दिए हुए हैं, उन समीकरणों से आपसे क्या क्या पूछ सकता है। आपसे माध्यिका पूछ सकता है। तो माध्यिका के लिए आपको पहले ही बता चुका है, जब ये शीर्ष आ गए हैं हमारे पास, शीर्ष तो इनका प्रतिच्छेदी बिंदु निकालेंगे तो शीर्ष आ गए। तो पहले मैंने स्टार्टिंग में ही सिखा दिया था कि जब त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं तो हम उनकी माध्यिकाएं कैसे निकालते हैं। माध्यिकाएं निकालने के लिए ऐसा भी आ सकता है प्रिय विद्यार्थियों कि त्रिभुज की भुजाओं के समीकरण ये है तो कौन सा समीकरण माध्यिका का नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको तीनों माध्यिकाएं निकालनी पड़ेगी। अब माध्यिकाओं के इस जैसे ये माध्यिका निकालोगे तो इनका मिड पॉइंट निकाल लो। और प्रिय विद्यार्थियों उस कंडीशन में प्रश्न वैसे हल करोगे तो बहुत बड़ा लगेगा। जैसे प्रश्न मैंने क्या पूछा कि त्रिभुज की भुजाओं के समीकरण दिए हुए हैं और आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सी माध्यिका नहीं हो सकती है। माध्यिका कौन सी नहीं हो सकती। तो आप प्रिय विद्यार्थियों ऑब्जेक्ट में इनका मध्य बिंदु गुजार दो, ऑब्जेक्ट में इनका मध्य बिंदु गुजार दो, ऑब्जेक्ट में इनका मध्य बिंदु गुजार दो। यदि गुजर जाता है तो वो माध्यिका लगभग 99% हो जाएगी। और नहीं तो विधि से करना चाहते हो तो प्रिय विद्यार्थियों आपको इनका मध्य बिंदु निकाल के दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। इनका मध्य बिंदु निकाल के दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। ये तो बात चली थी माध्यिका। अब मान लो कि आपको त्रिभुज की भुजाओं के समीकरण दिए हुए हैं। क्या है, त्रिभुज की भुजाओं के समीकरण दिए हुए। ये परिकेंद्र की बात हो गई थी। अब मान लो कि अपन क्या निकाली थी, माध्यिकाएं निकाल ली थी। माध्यिकाएं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इतना काम करने के बाद भुजाओं के मध्य बिंदु निकाल कर फिर दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा के समीकरण का सूत्र लगाएंगे। हाँ प्रिय विद्यार्थियों के इस मान लो कि अपन को त्रिभुज में तीनों भुजाओं के समीकरण दिए हुए। अब आपसे पूछ ले कि लंब केंद्र से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। या लंब केंद्र, तो अपन को ऐसे प्रश्न में ये लंब केंद्र है, ये सम्मुख भुजा है, इससे डाले गए लंब की लंबाई या लंब केंद्र से सबसे बड़ी भुजा की दूरी क्या है। लंब केंद्र से सबसे बड़ी भुजा की दूरी क्या है। तब प्रिय विद्यार्थियों हमें क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में इस बिंदु से ax1 प्लस by1 प्लस c मापांक अपॉन अंडरूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे तो हमारे लंब केंद्र से दूरी आ जाएगी। अब देखो नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों, अब आपको क्या आगे, यदि त्रिभुज के परिकेंद्र मान लो सपोज करो 5, 11 तथा लंब केंद्र
-3 9 दिए। आपसे क्या आगे त्रिभुज का परिकेंद्र दे रखा है, त्रिभुज का लंब केंद्र दे रखा है, त्रिभुज का परिकेंद्र दे रखा है, त्रिभुज का लंब केंद्र दे रखा है, और आपसे पूछा जाता है कि केंद्र की ज्ञात करो। क्या पूछा जाता है? ये तो क्या दिए है। अब आपसे मान लो केंद्रक पूछे, केंद्रक, केंद्रक या केंद्र, केंद्रक या केंद्र। जब आपसे केंद्र पूछ लेते हैं तो आपके दिमाग में यदि पढ़ाई कर रहे हो तो पता हो जाना चाहिए कैसे निकालेंगे। केंद्र, लंब केंद्र एवं परिकेंद्र को, परिकेंद्र को 2:1 में अंत विभाजित करता है, विभाजित करता है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे ये अपन के क्या था, कोई सा त्रिभुज है, ये मान लो त्रिभुज है, और उनका क्या दिया हुआ है, त्रिभुज जैसे ए बी सी है, ए बी सी, और सपोज करो इनका लंब केंद्र यहाँ आया होगा। ये क्या है, लंब केंद्र है, लंब केंद्र, और ये आगे दे रखा है, ये आपका मान लो सपोज करो परिकेंद्र है, परिकेंद्र। ये क्या था हमारा, परिकेंद्र है 5 11, और प्रिय विद्यार्थियों के लंब केंद्र है, ये आपका लंब केंद्र क्या है, -3 और 9 है। ये चीज है, आपको क्या करना है, इनका केंद्र ज्ञात करना है। प्रिय विद्यार्थियों, जब ये केंद्र ज्ञात करते हैं, ये क्या है, केंद्र, तो केंद्र क्या होता है, 2:1 में अंत विभाजित करता है। तो अपन सूत्र लगा देंगे m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। कौन से सूत्र से निकालेंगे, सूत्र कौन सा लगाएंगे बेटा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस सूत्र से आपको क्या फाइंड कर लेंगे, हमें केंद्र ज्ञात कर लेंगे। अब प्रिय विद्यार्थियों के अपन से मतलब ये क्या कि परिकेंद्र और केंद्र। अब मान लो कि इसमें प्रश्न ऐसा पूछ सकता है कि ये तो केंद्र की बातें चली थी, ये कह देंगे लंब केंद्र तथा परिकेंद्र को रेखा 3x - 2y प्लस 7 = 0 किस अनुपात में विभाजित करती है, किस अनुपात में विभाजित करती है, विभाजित करती है। ये मतलब जैसे अपन से त्रिभुज के क्या क्या दे सकता है, वो परिकेंद्र और लंब केंद्र दे करके हमारे से पूछ सकता है वो फला रेखा है, कोई सी रेखा आ सकती है, वो किस अनुपात में विभाजित करती है। तो प्रिय दोस्तों के इसके लिए अपन को शॉर्टकट क्या करना है, एक तो हमारा लंब केंद्र है और परिकेंद्र। तो अनुपात निकालने के लिए प्रिय विद्यार्थियों, अनुपात, अनुपात के लिए क्या होता है, सूत्र होता है ax1 प्लस by1 प्लस c1 माइनस लगाना है ax2 प्लस by2 प्लस c1, या जो है c लिख देते हैं, 1 नहीं लिखे, प्लस c
ये C प्लस C। इसका मतलब होता है कि जब भी प्रिय विद्यार्थियों दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को, दो बिंदु को, ये क्या हुआ, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को कोई भी रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है, तो हमें क्या करना है, उस रेखा में वो बिंदु रख देना है और बार माइनस लगाना है। तो इस सूत्र से हम क्या कर सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ लिखा है लंब केंद्र, तो हमारा लंब केंद्र क्या है, तो पहले लंब केंद्र है, तो लंब, ये क्या लिखा, लंब केंद्र तथा परिकेंद्र, तो पहले बिंदु लंब केंद्र के रखेंगे तो 3, और लंब केंद्र क्या तारे, -3, -2, 9 + 7 और अपॉन, अब क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, लंब केंद्र हो गया, फिर परिकेंद्र रख देंगे, परिकेंद्र ये है, तो 3, 5 -2, 11 और फिर क्या +7। इसकी आप गणना कर सकते हो, तो यहाँ से कितने हो गए, 9 दूनी 18 और 3 3 9, ये हो गए 27, 27 में 7 गए 20, तो ऊपर से क्या आ गए, प्लस के 20 आ गए। यहाँ से देखना प्रिय विद्यार्थियों की ये 5 है, तो ये तो गए 15, 15 7 22 और यहाँ भी आ गए हमारे 22, तो 22 22 ये 0 हो गया, तो अपन ऐसे करते हैं कि 7 के स्थान पे 8 ले लेते हैं, ये 8 ले लिया, तो यहाँ पर हो गए 11 दूना 22 और 15 8 23, तो यहाँ पर क्या बचा था, यहाँ 21 आ गया था और यहाँ पर 1 आ जाएगा। वापिस गणना करते हैं, 9 18 कितने हो गए, 27, 27 में से प्रिय विद्यार्थियों 27 में से क्या गए, 8 गए, तो 19 आएंगे, कितना आ जाएंगे, 19, ये 19 आ गए, और ये 15 और 8 हो गए 23, 23 में 22 के 1। गणना तो क्या आ गए प्रिय विद्यार्थियों के, अभी प्रश्न है जो डायरेक्ट बनाया है, वैसे ये बहुत कम चांस है जो कि 0 आता है, 0 तो आएगा ही नहीं, तो अपन का रेशियो क्या आ गया कि लंब केंद्र और परिकेंद्र, ऐसे मतलब ये तो एक फॉर एग्जाम्पल दिया। अब आपको ये भी कह सकता है कि ये तो एक इजी वे से प्रश्न पुटअप करना यदि सीख गए, तो प्रिय विद्यार्थियों आप ये कभी नहीं बोलोगे कि सर हमारा पेपर सही नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो कि आपको परिकेंद्र और लंब केंद्र देते हैं, आपको क्या देते हैं, परिकेंद्र और लंब केंद्र देते हैं, और फिर आपसे पूछ लेते हैं कि केंद्रक और लंब केंद्र को फला रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है। क्या पूछा है मैंने, एक बार वापस लिख लीजिए प्रिय दोस्तों, यह है कि यदि प्रश्न में आपके त्रिभुज का परिकेंद्र ये है और लंब केंद्र ये है, दे दिया साहब, और तो जैसे ये कह दिया कि तो ये रेखा परिकेंद्र और केंद्रक को किस अनुपात में, परिकेंद्र सही तरीके से सुनना, परिकेंद्र और केंद्रक को ये रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है। तो प्रिय दोस्तों के अपन के दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि सबसे पहले हमारे पास केंद्रक नहीं है, तो आपको केंद्रक निकालना है, और केंद्र निकालने के लिए मैंने ये बता दिया, केंद्र निकालने के बाद आप इस प्रश्न को ऐसे कर सकते हो। और प्रिय विद्यार्थियों केंद्र निकालने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 10th क्लास का फॉर्मूला है, इससे आप आराम से केंद्र निकाल लोगे। और केंद्र निकालने के बाद ये भी आपके डायरेक्ट तरीका है, जो अब नॉर्मल प्रश्न भी इसका पूछ सकते हैं कि दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को फला रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है। तब आपको क्या करना है, उस रेखा के अंदर पहले तो पहला बिंदु रखना है और बाहर माइनस लगाना है, ये भूल मत जाना। और फिर भाग में क्या करोगे, दूसरा बिंदु लगा दोगे।
आपके पास चुटकियों में अनुपात के उत्तर आ जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब रही बात के मैं आपको क्लास में पढ़ा नहीं रहा हूँ, केवल रिवीजन करवा रहा हूँ। मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि इन चीज से ये पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखोगे हम आपको समझ में आ जाने चाहिए कि दोनों चीज देख करके हमारे से परिकेंद्र और लंब केंद्र देख करके क्या पूछ सकता है, वो केंद्रक पूछ सकता है। इनको कोई रेखा विभाजित करती है तो वो बिंदु पूछ सकता है, और ये इनसे आपको ये और केंद्र को कोई रेखा विभाजित करती तो अनुपात पूछ सकता है। जो मैंने आज आपको मोटा मोटा ज्ञान दिया था कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से हमारे को 7-8 प्रश्न पूछ सकता है, वो आने चाहिए। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु देख करके हमारे से जो 7-8 प्रश्न पूछे हैं, क्षेत्रफल निकालो, वो निकालो, आने चाहिए। त्रिभुज की भुजाओं के समीकरण देख करके वो माध्यिका पूछ सकता है, शीर्ष लंब पूछ सकता है, किसी कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा पूछ सकता है, वो हमें निकालने आ जानी चाहिए। अब मान लो कि त्रिभुज से मतलब ये इन चीजों से हमारे से क्या पूछ सकता है। यदि ये चीज देगा तो वो केंद्रक पूछ सकता है, और इनको मिलाने वाली रेखा को ये रेखा किस अनुपात में विभाजित करती वो पूछ सकता है। अब मैं प्रिय विद्यार्थियों टॉपिक वाइज तो 12 लेवल अभी नहीं पढ़ा सकता हूँ क्योंकि एग्जाम सितंबर में है, इसलिए मेरे को 1385 पदों की भर्ती का जल्दी से जल्दी स्टेप बाय स्टेप सिलेबस स्टार्ट करना है, क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए टाइम कम से कम नहीं तो 250 घंटे की आवश्यकता होगी। और अब रही बात कि ये एक प्रश्न की बात करी थी, आज तक के जो भी सेकंड ग्रेड के पेपर है प्रिय विद्यार्थियों के उठा के देख लेना। इनका प्रश्न मैं तो मतलब एक तो बता ही रहा हूं, आपको 2 प्रश्नों की हेल्प 100% मिल जाएगी। प्रश्नों में मतलब बात रही ये कि आप कहोगे कि सर संख्या का काम मैं पहले ही बता दिया। आप किसी भी किताबों को उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, जब पेपर हो जाता है उसके बाद आपको किताबों में या नोट्सों में वो प्रश्न मिल जाएंगे। पहले आपको वो प्रश्न नहीं मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब आपका पेपर हो जाएगा, तो जैसे मैं भी हूं तो ऐड कर लूंगा। केवल कॉलेज लाइन के प्रश्न होते हैं, वो उन प्रश्नों को मैं बोल सकता हूं, वो प्रश्न आपके हूबहू मिल जाएंगे। लेकिन 10th लेवल और 12th लेवल के प्रश्न हूबहू मिलने के चांसेस हाँ मिलते हैं, 15-20%, 30% मिल जाते हैं। लेकिन आप सोचो कि कंप्लीट प्रश्न, अब उसमें क्या है कि जैसे परिकेंद्र और लंब केंद्र मैंने 5-11 लिखा, वहाँ एग्जाम वाला एर भी लिख सकता है। तो ये चीजें तो प्रिय विद्यार्थियों आपको नॉलेज रखना है। और इतना मैं मतलब जब जब टाइम मिलेगा सप्ताह में 2-3 प्रश्न करवाऊंगा। आप अच्छी तरीके से जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जिन्होंने रियल में इस सेकंड ग्रेड की तैयारी करी है, उन बच्चों को तो ये मैं सिखाया उस दम का पता लग जाएगा। लेकिन जो बच्चे सेकंड ग्रेड का एक फॉर्मेलिटी के तौर पे फॉर्म भरा हुआ है, उन बच्चों के ये मेरा जो भाषण है या मेरी पढ़ाई है कोई पल्ले नहीं पड़ेगी। और रियल में यदि तैयारी कर रहा है तो उसको रियल में वो समझ चुका है कि टीचर ने मतलब जो बताया है उनके बाद 2 प्रश्न पक्के आ जाएंगे। जय भारत, जय हिंद भाई और बहनों, मेरा नमस्कार।